नमस्कार गुहार छत्तीसगढ़ बजट पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देश का आम बजट 1 फरवरी को आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश करेंगी। जनता बजट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बजट से उम्मीदें लगाए बैठी राज्य की भूपेश सरकार का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ शब्दों के माया जाल में ही रह जाएगा। केंद्र सरकार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार केवल और केवल हिस्सा मांगना जानती है और खर्च कुछ करना नहीं चाहती। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले। सरकार हमारी भी सरकार है, उम्मीद हमें करना भी चाहिए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार लोगों की उम्मीदों में खरा नहीं उतरी है। हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यहाँ क्षतिपूर्ति जो प्रोडक्टिव स्टेट है उसके हिसाब से बजट में कुछ न कुछ शामिल होना चाहिए। महंगाई कम करने का जो वायदा था इस बजट में कम से कम इस बात का उल्लेख होना चाहिए। इस बजट में नौजवानों के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी, कोई बात तो आए। किसानों की आय को दुगना करने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, कहीं तो इस बात का उल्लेख हो। केवल आंकड़ों की बाजीगरी करने से बजट का लाभ आम जनता को नहीं मिलने वाला है। हमारी उम्मीदों में केंद्र सरकार का बजट आएगा तो हमें लगेगा कि आम जनता की उम्मीदों के अनुरूप केंद्र सरकार ने बजट बनाया। केवल हिस्सा मांगना, खर्च कुछ नहीं करना और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो देना, और जहां पे खर्च करना चाहिए उसको छोड़ के सब जगह खर्च करते हैं जहां पे जो है आमदनी का एक जरिया बने। जो बजट है उसमें जो है रेल जो है उस क्षेत्र के अंदर में जो है छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक अन्य राज्य से ज्यादा पैसा मिला है। छत्तीसगढ़ जो है के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक बार नहीं 2 बार डीजल पेट्रोल के रेट कम किए, लेकिन हम अपने वेट में 1 रुपया कम नहीं करेंगे और महंगाई कम के लिए हम जो सड़क पे उतर कर धरना आंदोलन करेंगे। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरी नीति और दोहरा चेहरा जो है कांग्रेस का, ये उजागर हो रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लाना चाहते हैं लेकिन हम ला नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास में न प्रस्ताव है, न अधिकारियों का सहयोग, न मंत्रियों का सहयोग, न मुख्यमंत्री का सहयोग। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले बजट पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी ये कह रही है कि राज्य सरकार केवल और केवल हिस्सा मांगना जानती है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का छत्तीसगढ़ के यही हाल है। जब जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात होती है, ये दलीय चाटुकारिता में केवल गलत बयानी करेंगे और इसी प्रकार से झूठ बोलेंगे। देखिए, जो भूपेश बघेल सरकार में डीजल पेट्रोल में जो वेट का दर है वो रमन सरकार की तुलना में कम है, 2 बार कम किए गए। और मूल बात, जो डीजल पेट्रोल पर केंद्र सरकार जो सेंट्रल एक्साइज लगाती है वो प्रति लीटर के आधार पर लगता है। जो यूपीए के समय में 2014 में 3 रुपया 54 पैसा डीजल पर प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज था, आज 28 रुपया 80 पैसे से जाता है। 2014 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो है आज आधे दाम पर है। उस समय पेट्रोल 70 रुपए था, डीजल 65 रुपए था, आज दोनों 100 के आसपास है। तो ये 23 लाख करोड़ की अतिरिक्त मुनाफाखोरी मोदी सरकार करे और राहत राज्य सरकार दे। जिस प्रकार से कर्ज की ये बात कर रहे हैं, इनका गुजरात मॉडल पूछिए इनसे, गुजरात में 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है कि नहीं? मोदी सरकार के दौरान दिव्यांशु जी, यदि कोई विकास हुआ है तो देश पर कुल कर्ज का भार जो है वो 3 गुना बढ़ा है। ये इनके विकास के मायने हैं। देश के उपक्रम, जो संसाधन, जो सार्वजनिक उपक्रम, जो PSU जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने खड़ा किया है, उसको बेचने का काम है कि किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। उसके बाद रिजर्व बैंक का रिजर्व सरप्लस खा गए और जब देने की बारी आती है, देखिए केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
हमारा जो राज्य है वो उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट में अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर कोयला, आयरन और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स हैं जिनका दोहन केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां करती है। और रेलवे का बजट अब अलग से नहीं होता दिव्यांशु जी, रेलवे को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। बिल्कुल। केवल बिलासपुर जोन से 22,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है रेलवे को, और सुविधा के नाम पे पिछले 10 महीने में 3,000 से अधिक ट्रेन के फेरे निरस्त कर दिए गए। कोविड का बहाना बनाकर बुजुर्गों को दी जाने वाली जो सब्सिडी होती थी वो तक खा गए। और पिछले 8 साल में मिला क्या है? आम जनता की जेब में डकैती करने के सिवा, लूटमार और अनियंत्रित मुनाफाखोरी के सिवा मोदी सरकार ने कुछ किया है तो बता दे। और इस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी बेलगाम है। चंद पूंजीपतियों के मुनाफे में जो योजनाएं चलाई जा रही है, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो भाजपा के पूंजीवादी षड्यंत्र को उजागर करता है। आज ये सफाई दे रहे हैं। जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट है, देश का भरोसा है LIC, देश के लोगों का भरोसा है SBI, जिसको जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक बर्बाद करने का काम मोदी सरकार कर रही है, तो इनसे तो पिछले 8 बजट में 9 बजट में कुछ नहीं हुआ। देश को बेचने के अलावा और देश पर कर्जा का भार बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का आज भी 55,000 करोड़ और 17,000। ठीक है, तो सुरेंद्र जी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि भाई पिछले 8 साल में छत्तीसगढ़ को क्या मिला। चलिए राजीव जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजीव जी क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, सुरेंद्र जी भूल जाते हैं कि नई आर्थिक नीति का मसौदा मनमोहन सिंह जी ने नरसिम्हा राव जी के समय हुआ था, जिसमें ये निर्णय हुआ था सिएटल समझौते के तहत कि प्राइवेटाइजेशन सभी केंद्रीय जो भी केंद्र की सरकार है वो धीरे धीरे PSU सेक्टर को कम करके उसे आर्थिक क्षेत्र में विनियोग होगा। अब वो भूल जाते हैं क्योंकि वो विपक्ष के मोड में है। चाहे नरसिम्हा राव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, सब ने किया। अब इनका काम है कि विपक्ष को दोषारोपण करना, छिद्रान्वेष करना, तो भूल जाते हैं। तो थोड़ा स्मृति लोभ से थोड़ा वापस में आइए। आपकी सरकार ने 26 जो कंपनियां थी उससे प्राइवेटाइज किया था, नैल्को, टाटा के साथ, इसके साथ तमाम कंपनियां। अब मैं वो उसमें बहस को खत्म नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आवास का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, केंद्र सरकार में भरपूर मदद की है। आप जो धान खरीदी करते हैं उसका सर्वाधिक खरीदी करती है केंद्र सरकार, उसके लिए रिजर्व फंड है। तो अब जो आप कहते हैं बार बार कि केंद्र सरकार कुछ नहीं की, आपकी राज्य सरकार सटी हुई है। चाहे अमृत जल मिशन का मामला हो, आवास का मामला हो, तमाम योजनाओं का पैसा यहाँ लैप्स हो जाता है, आप लोग उस पर खर्च नहीं कर पाते। स्किल इंडिया के माध्यम से हमने बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। आपने क्या किया? जो हमने तो 2 बार पेट्रोल में हमने रियायत दी, आपकी रियायत कम नहीं हुई, आपने 10 पैसे कम किया, हमने 3 रुपए 26 पैसे और 4 रुपए 9 पैसे खत्म किया था। तो ऐसे प्रहसन मत करिए, ऐसे जनता का मजाक मत उड़ाइए। राजीव जी समझिए, 5 साल के लिए आए, 50 राजीव साल जी के लिए आए। जी राजीव जी एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि स्किल इंडिया के माध्यम से हमने बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया, तो क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं कि पिछले 45-50 साल पिछले जी एक मिनट, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। पिछले 45-50 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे है बेरोजगारी। और दूसरी बात, अगर महंगाई की बात करें, हर साल देखिए 8 साल गुजर चुके हैं, 8 बार बजट आया और हर बार यह कहा जाता रहा कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन क्या महंगाई कम हुई है? सिलेंडर के दाम कितने हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या महंगाई कम हुई? क्या बेरोजगारी कम हुई? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब आपको देना चाहिए। राजीव जी पूछा आपने, मैं बता दे रहा हूँ जी कि कोविड काल के बावजूद और विश्वव्यापी मंदी के बावजूद वेनेजुएला से लेकर श्रीलंका तक, मैक्सिको से लेकर इंग्लैंड तक, जहां सरकारी बदल गई महंगाई की वजह से, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं हमारी मोदी सरकार को निरपेक्ष रूप से कि देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, महंगाई को काबू में रखा और बेरोजगारी दर भले ही आप प्रतिशत बोले, अच्छा भारत में महंगाई दर दिखती है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भरण पोषण के लिए जो मनरेगा के मजदूर है उनको इन्होंने रोजगार में ले लिया है। और हम मानते हैं कि रोजगार और भरण पोषण में अंतर है। तो ये गोबर बिनने वाले 20 रुपए को ये रोजगार का व्यक्ति मानते हैं, हम नहीं मानते। हम स्किल इंडिया के माध्यम से और जो तरुण भारत के माध्यम से जो लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल सेक्टर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं
और उसको बिना कोलेटरल के पैसा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे सतत प्रक्रिया में बेरोजगारी दूर हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन आप राज्य की स्थिति देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बजट में कल जो बजट पेश होने वाला है जी उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि हम महिला उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत अच्छा हम एक संतुलित और शानदार बजट लाएंगे, जिसमें चिकित्सा सेवा चलिए ठीक और है ठीक है रोजगार के ऊपर व्यापक रूप से जोर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा सुरेंद्र जी। उससे पहले मैं उचित जी से एक सवाल कर लूं। उचित जी, कल जो बजट आने वाला है, जिस तरीके से हमने देखा कि रविंद्र चौबे जी ने कहा कि शब्दों के मायाजाल में ही उलझ करके रह जाएगा, उन्हें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ को कुछ मिलेगा। और एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से सौतेला व्यवहार अभी तक होता आया है वैसा ही व्यवहार इस बार भी किया जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको? उचित जी बताइए। देखिए, जो बयान चौबे जी का आया वो पूरा सरकारी बयान था जी वो एक पार्टी के बयान था। देखिए, उनको क्या आया बात वो नहीं होना चाहिए, क्या लाभ जनता को मिलना चाहिए वो जरूरी है। बिल्कुल। उनकी सरकार को क्या मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो एक सरकारी बयान एक तौर पर चौबे जी का बयान था। बात व्यापक रूप से होना चाहिए, पूरे देश पे होना चाहिए। देश पे असर क्या डालता है बजट वो मायने रखता है। देखिए, महंगाई केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। तो आप सवाल चीजें जो है, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते बजट का जो एंगल उनका देखने का था, वो एक नागरिक होने के नाते कि मुझे क्या मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि यूनियन बजट है तो यूनियन को, देश को, पूरे हिंदुस्तान को, 125 करोड़ की जनता को क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला, आम को, आवाम को क्या होने वाला, थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण की तरफ से देखना चाहिए। जी चीज ये है कि भाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान, महंगाई का दौर है, चुनावी साल आएगा तो नो डाउट यूनियन बजट भी चुनावी होगा। हो सकता है थोड़ा राहत भरा हो सकता है कि जो इनकम टैक्स पे राहत मिल जाए, रेलवे पे राहत मिल जाए, तमाम तो ये बात का अंदेशा तो लगाया जा सकता है कि आने वाला बजट जो कल का होगा वो एक चुनावी और एक राहत भरा बजट की उम्मीद मैं करता हूँ। उसका कारण है, उसके तर्क है मेरे पास मुझे कि ये वर्ष जो है चुनावी है, और चुनाव में कोई भी सरकार किसी भी तरीके का, महंगाई तो इनके हाथ में है नहीं, रोक नहीं सकते। जी पेट्रोल डीजल की कीमतें अब जैसे चक्रवर्ती साहब बता रहे थे कि हमने 2 बार कम किया और 200 बार बढ़ाया होगा, उसका जिक्र नहीं होगा, वो अलग है। एक राजनीतिक बयान चक्रवर्ती जी भी दे रहे हैं कि 200 बार हम 155 लाख अंतर्राष्ट्रीय कर्जे में चल रहे हैं, जो 8 साल पहले 55 लाख था, अभी 155 लाख हो गया। उस पर कोई संवाद नहीं होगा क्योंकि उस चीज की समझ और सोच थोड़ी सी अलग है। वो उस मुद्दे पर चर्चा और डिबेट होती नहीं कि हम कितने कर्जदार हैं। तो वो अपनी बात करेंगे, कांग्रेस अपनी बात करेंगे, कांग्रेस बोलेगी हमारे छत्तीसगढ़ को क्या मिला। लेकिन मैं इसमें सोच में यूनियन बजट में पूरे आम आवाम की बात रखना चाहूंगा कि रेलवे में क्या छूट मिलने वाली है। छूट बंद थी, जो सीनियर सिटीजन के बंद थे, पत्रकारों के बंद थे, कई जो छूटें जिस तरीके से मिलती थी वो बंद, उस पर थोड़ा सा खुलापन ऐसा लगता नजर आएगा। तो बड़े खुले मन से बजट की आप उम्मीद कर सकते हैं दिव्यांशु इसकी, जो कल सीतारमण जी पढ़ने वाली है, देश को देने वाली। तो खुले मन का एक, क्योंकि वैश्विक मंदी है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे वैश्विक मंदी पे है। तो इस वैश्विक मंदी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा होता है और उस खड़े होने के लिए उसको कितनी हिम्मत ये यूनियन बजट दे पाएगा, इस पे महत्वपूर्ण निगाह है, एक बहुत निगाहें उनको देखेंगे। क्योंकि बात क्यों बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कहाँ खड़े हो पाते हैं नीतियों की वजह से, इस बजट की वजह से, ये तय होगा 2023 चुनाव। जी जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने उचित जी कि इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए मैं सुरेंद्र जी के पास वापस आता हूं। सुरेंद्र जी, आपने राजीव जी को भी सुना, आपने उचित जी को भी सुना। राजीव जी का कहना तो यह कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है। कल जो बजट निर्मला सीतारमण जी पढ़ेंगी तो उनका मानना है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। और उचित जी का कहना यह है कि इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए क्योंकि जनता की बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या कहेंगे इस पर सुरेंद्र जी? अलग अलग वर्ग के उम्मीदें जो है वो अलग अलग तरह की होती। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पिछले 9 साल से देख रहे थे, एग्जाम्पशन लिमिट जो है, जो छूट की सीमा होती है, 2014 में जो मनमोहन सिंह जी के आखिरी बजट में जो 2.5 लाख थी, आज तक वो 2.5 लाख है। हर बजट में जो करदाता है वो उम्मीद तो लगाता है। 87A का रिबेट अलग बात है, यदि एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाई जाती तो उसका लाभ सबको मिलता। पिछले 9 बजट से निराशा ही हाथ लगी। ये अभी बात कर रहे थे लाभ पहुंचाने का, किसानों को देने का। आपको याद होगा पिछले साल धान का एमएसपी जो था वो 1940 था, इस साल हुआ 1040, 2040, बढ़ा कितना? 100 रुपया। 1940 पे
5.12%। पोटाश की कीमत इस खरीफ सीजन में केंद्र सरकार ने 700 से बढ़ा के सीधा 1600, 225%। और जब देने की बारी आती है तो 11 लाख करोड़ जन पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ हो गया। हर साल कारपोरेट को 1.5 लाख करोड़ का टैक्स राहत। दिव्यांशु जी, हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कहता है। जो कारपोरेट है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उसको 25% और 17% का टैक्स ले, और जो इंडिविजुअल है और फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म, और जो इंडिविजुअल करदाता है उनको 30% का टैक्स ले। ये कौन सा न्याय है? तो मोदी सरकार का फोकस चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है और ये केवल उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी के समय में ये फैसला लिया गया। आज तक जितनी भी सरकार रही उसमें अटल सरकार भी शामिल है, उसमें पीएसयू बनाने का रिकॉर्ड है। मोदी देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 9 साल में एक भी पीएसयू, एक भी सरकारी उपक्रम खड़े करने का काम नहीं किए, बल्कि 30 से ज्यादा सरकारी उपक्रम बेचने का यदि पाप किसी ने किया है, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वालों की असलियत है। ये देश बेच के खा गए, रिजर्व बैंक का रिजर्व सरप्लस खा गए। अब इनकी नियत जो है एलआईसी और एसबीआई में है, अपने मित्र को बाहर खदान दिलाते हैं, उसके कोयले को 6 गुना कीमत में देश के भीतर छपाते हैं। और इनके फोकस में लगातार देखिए, इनके फोकस में कभी किसान नहीं रहा। एमएसपी की कानूनी गारंटी जब आंदोलन हुए थे तब प्रधानमंत्री स्वयं दिए थे। जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा 2014 में था, 9 साल गुजर गए, क्या हुआ उस वादे का? 100 दिन में महंगाई कम करना था। अभी ये कह रहे थे कि छोटे उद्योगों को, ये मैं आपको नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ दिव्यांशु जी, 90% एमएसएमई 1 साल के भीतर बंद हो रही है। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। और ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया भी इनके जुमले साबित हुए। जिस प्रकार से श्रम आधारित सूक्ष्म और लघु और मंझोले उद्योगों को षड्यंत्र पूर्वक अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये मोदी सरकार खत्म कर रही है। यही कारण है कि आज 600 लोग, औसतन 600 लोग प्रतिदिन इस देश से पलायन कर रहे हैं। इनके फोकस में केवल वो चंद पूंजीपति मित्र हैं। और एक आंकड़ा और देना चाहूंगा दिव्यांशु जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाला बहुत महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा। 2020-21 में 1,11,171 करोड़ का बजट दिया गया था, जो पिछले साल 73,000, मात्र 73,000, 45% की कटौती। उसी तरह से खाद्य सब्सिडी किसानों को मिलने वाला 1,40,000 करोड़ से काट के पिछले बार 35,000 करोड़ कम किया गया। उसी तरह फूड सब्सिडी जो है उसमें 27% की कटौती पिछले 2 साल से की जा रही है। क्या आधार है? बजट का जब साइज बढ़ता है तो लोगों को ये उम्मीद बनती है कि जो जन कल्याणकारी मद है उसमें आवंटन बढ़ेगा। लेकिन ये हर साल 25 से 35% महत्वपूर्ण योजनाओं में कटौती मोदी सरकार कर रही है। ये इनके पूंजीवादी चेहरे का प्रमाण है। इसी प्रकार छात्रवृत्ति और जो शिक्षा का फंड है उसमें भी लगातार पिछले 8 बजट में कटौती हुई है। चलिए ठीक है, बजट में कटौती हुई है ये कहना है सुरेंद्र वर्मा जी का, और उन्होंने तो फैक्ट्स के साथ डेटा प्रेजेंट किया है, डेटा प्रस्तुत किया है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जब रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो जो मनरेगा है उस समय के लिए जब खेतीहर मजदूर बढ़ रहे थे, जब देश में कोई काम नहीं था, आज देश में हर सेक्टर फल फूल रहा है, तो जो उसमें डिपेंडेंसी है निश्चित रूप से कम होगी। उस पैसे को लघु उद्योग और दीर्घकालीन उद्योगों को कोर इंडस्ट्री में दिया जा रहा है। कौन से कर रहा है? सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि कौन सा सेक्टर फल फूल रहा है। राजीव जी, अभी आपने कहा कि हर सेक्टर फल फूल रहा है, कौन सा वो सेक्टर है बता दीजिए फल फूल रहा है। कोर सेक्टर में सब कुछ आता है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि पीएसयू को शुरू नहीं किया गया। हमने एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल किसी को नहीं छोड़ा, और हम उन कंपनियों को बेचे हैं जो कंपनियां सफेद हाथी सिद्ध हुई, और ये चाहते हैं कि सफेद हाथी बने और कांग्रेस। एक मिनट सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं चलता है। देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो सफेद हाथी हैं, जो लगातार घाटे में चल रही है, उसे बंद करने का निर्णय मनमोहन सिंह जी ने लिया था, और वो निर्णय लगातार चल रहा है। कहते सुरेंद्र जी की एक भी कंपनी को बंद नहीं किया गया। मैंने कहा नार्को से लेकर तमाम कंपनियां बंद की गई कांग्रेस शासन में, हमने भी बंद किया है और आगे भी बंद करेंगे, क्योंकि ये विश्व व्यापार संधि का एक
समझौते का मसौदा है। और मैं जो कह रहा हूँ, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनी है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, किसी को टच नहीं किया जाएगा और उनको तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा और उनकी सब्सिडरी कंपनियों से भी प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारी नीति नियत स्पष्ट है, आपकी तरह नहीं है कि राजीव जी, नीति नियत कोई स्पष्ट नहीं राजीव है। जी, राजीव जी, केवल राजीव जी, एक मिनट। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, ओएनजीसी का क्या होगा, गेल का क्या होगा, भेल का क्या होगा, वो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। आम आदमी की आपसे अपेक्षा सिर्फ इतनी सी है कि आप महंगाई से राहत कब देंगे, आप बेरोजगारी को कम कैसे करेंगे, उसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्किल इंडिया से लेकर तमाम योजना चल रही। महंगाई को कम करने के लिए जो हम कभी आयात नहीं करते, दालों का आयात किया गया, जब प्याज और आलू की कमी हुई तो प्याज और आलू को आयात किया गया, खुदरा खाद्य पदार्थों को आयात किया गया, महंगाई पे कम किए हम। तो आप देखिए पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है। पाकिस्तान आटे के लिए रो रहा है, अफगानिस्तान आलू के लिए रो रहा है और तमाम दूसरे देश, वो उनकी क्या स्थिति। जैसे उचित जी ने कहा कि विश्व परिप्रेक्ष्य में यह बजट आएगा और विश्व प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान का आम नागरिक भी है, चलिए ठीक है, वो सबसे पहले है। ठीक है। उचित जी से मैं सवाल लेता हूं। उचित जी, जब भी सवाल महंगाई या बेरोजगारी का आता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका जिक्र अपने आप आ जाता है, तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैं इसको बड़ी विडंबना मानता हूं कि जब बात उन मुद्दों पर होनी चाहिए, भाई सीधी सी बात यह है कि आम आदमी की अपेक्षा क्या है बजट से, कि महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं कि आप देखिए वहां पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, वहां आटे का भाव कितना है, दूध का दाम कितना है, क्या कहेंगे इस पर उचित जी? लगता है उचित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महंगाई के भी जी बोलिए। दिव्यांशु, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, महंगाई के भी फायदे हैं, साइकोलॉजिकल फायदे अभी दादा ने गिनाए कि हम भूटान से, तो नेपाल से और पाकिस्तान से और श्रीलंका से बेहतर पोजीशन में है, तो महंगाई के भी फायदे। अगर ऐसी ये बातें हैं तो वही मैं कहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इन लोग निगेटिविटी को भी पॉजिटिव कर देते हैं। और दूसरी बात, जिस योजना का वो स्किल योजना, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछे तो मैंने पैसों की बर्बादी मानता हूँ। वो स्किल योजना को मैंने बहुत करीब से देखा है, समझा है। इतने करोड़ों के उसमें घोटाले हुए हैं और उसमें आज तक कोई 10% से ज्यादा किसी तरीके का स्किल उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना ही उनको रोजगार मिल पाया। आप मुझे पूछेंगे दिव्यांशु कि सबसे बेकार योजना केंद्र की वो किसने चालू की, कौन देखता है, वो बात की बात है। वो स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसों की बर्बादी होती है जी। डीडीयू, केकेवाई, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, स्किल योजना, जितनी भी है, आप एक बार दिव्यांशु व्यक्तिगत तौर पर वहां विजिट जरूर कीजिए, उसको समझिएगा। आप पत्रकार हैं तो रियल फैक्ट नजर आएगा कि क्या निचोड़, इतने तमाम पैसे खर्चे करने के बावजूद वो पैसों की बर्बादी नजर आती है। उसमें कोई वो डेटा इनफैक्ट फिगर को सुधार देंगे, ठीक है, 80 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और हकीकत में वो 2 लाख भी वहां पे रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ना ही उनकी स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर बता रहे हैं दादा, तो मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान की मेरी व्यक्तिगत नजरों में वो बहुत ही पैसों की बर्बादी वाली योजना है, तो उससे कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। देखिए, मशीनरी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आप देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ कि आंगनबाड़ी स्कूल में हमारी, मुझे सुरेंद्र जी शायद बोले कि 20,000-30,000 महिलाएं छत्तीसगढ़ की बेरोजगार हुई। दादा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फैक्ट फिगर सही है, 20,000-30,000 महिलाएं हुई। क्यों? क्योंकि वो जो आंगनबाड़ी में खाना खिलाने वाले लोग हैं उनमें मशीन का उपयोग हो गया। मशीन का उपयोग करने के लिए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना लाई केंद्र ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनसे काम छीन लिया और ये मशीन का रोल हो गया उसमें ज्यादा, और हमारी 30,000 लगभग महिलाएं जो है वो बेरोजगार हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मशीनरी आ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, रोजगार घट रहा है। बिल्कुल, मशीनरी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, जिसे लेकर के आम लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार बजट में बड़ी राहत देखने को मिलेगी और छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर के काफ़ी सियासत देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई में क्या इस बजट से आम आदमी को कोई राहत मिलती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।